काफी देर से मेरी माँ मुझे तैयार कर रही थी। मेरे ससुराल से बेहतरीन लिबास और कीमती जेवरात आए थे मेरे लिए। मेरी माँ बड़ी खुश थी कि इतने अमीर घराने में मेरी शादी हो रही है, मगर मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एक तो आज तक मैंने अपने मंगेतर को भी नहीं देखा था, और ऊपर से अभी मैं शादी के लिए बहुत छोटी थी। मैंने बड़ा रोना धोना मचाया, मगर किसी ने मेरी एक भी ना सुनी। मुझे तो अभी पढ़ना था, मैंने अभी सिर्फ मैट्रिक ही किया था। लेकिन यही तो सच है, हम बेचारे गरीबों की जिंदगी अमीरों के इशारों पर नाचती है। खैर, जैसे तैसे करके मैं शादी के लिए तैयार हो गई। अब मेरे ससुराल से एक बड़ी सी गाड़ी हम सबको लेने आई, क्योंकि हमारे झोपड़ी नुमा घर में तो शादी नहीं हो सकती थी ना। कुछ ही देर में हम एक आलीशान बंगले में पहुंच चुके थे। सब बहुत खुश थे कि मैं इस महल में राज करूंगी, मगर मैं बहुत घबराई हुई थी। न जाने कैसा दूल्हा होगा मेरा। अम्मा अब्बा ने भी ना देखा था अब तक। जब भी मैं पूछती, बार बार मुझे टाल देते। खैर, अंदर ही शादी का इंतजाम था। चंद ही लोग थे। निकाह शुरू होने लगा। मेरी तो बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। दूल्हा सेहरा बांधे बैठा था, मुझे उसका चेहरा देखना था। कुछ ही देर में निकाह हो चुका था। मैं मायूस सी निगाहों को झुकाए बैठी। जैसे मैंने निगाहें उठाई तो देखा, अब दूल्हा अपना सेहरा उतार कर बैठा था। वो बहुत खुश शक्ल नौजवान था। अब्बा से गले मिला और सब उसे मुबारकबाद दे रहे थे। अब मेरे दिल को भी काफी सुकून मिला कि दूल्हा ना सिर्फ खुश शक्ल बल्कि अदब और लिहाज वाला है। मुझे भी अपना दूल्हा बहुत पसंद आया। अब मेरे लबों पर मुस्कुराहट खेल रही थी। अब मुझे एक दूसरी कार में बिठाकर रुखसत किया गया। मैं तो उस बंगले को अपना घर समझी थी, लेकिन अब मैं कहीं और जा रही थी। अम्मा अब्बा को वापस घर पहुंचा दिया गया, और जहां मुझे लाया गया वो जगह शहर से काफी दूर थी, मगर वो घर भी काफी खूबसूरत था। एक औरत मुझे कमरे में बिठा गई जो फूलों से सजा हुआ था। अब मैं अपने दूल्हे का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में कदमों की आहट सुनाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही दरवाजा खुला, मैंने चोरी से निगाहें उठाकर देखा तो वहां मेरे शोहर की बजाय एक भारी भरकम इंसान खड़ा था। मैं एकदम से घबरा गई। अचानक से उसने मेरा दुपट्टा खींचा तो मैं कांप गई। कौन हो तुम, और यहाँ क्यों आए हो? मैं हिम्मत करके चिल्लाई। मैं तुम्हारा शोहर हूँ। वो मुस्कुराता हुआ मेरे करीब आने लगा। मैंने जल्दी से उसे धक्का दिया। वो इस हमले के लिए तैयार न था। मुझे भी गिरते गिरते बचा। मैं बेड की दूसरी जानिब खड़ी हो गई। निकल जा जलील इंसान, मेरा शोहर आता ही होगा, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। मैं डर के मारे कांप रही थी, लेकिन हिम्मत करके बोली, बेवकूफ लड़की, मैं ही तुम्हारा शोहर हूँ, और मेरे साथ ही तुम्हारा निकाह हुआ है। और वो लड़का जो तुमने देखा वो मेरा मुलाजिम था, जो तुम्हारे माँ बाप का मुंह बंद करने के लिए मैंने वहां बिठाया था। उसकी बातें मेरी समझ से बाहर थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, और वो मेरे करीब आ चुका था और मेरा हाथ सख्ती से पकड़ लिया। अच्छे से समझ लो कि मैं ही तुम्हारा शोहर हूँ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं समझाने के। वो भारी भरकम काला कलोटा हबशी जैसा दिखता था, और तो और मेरे अब्बा से भी उम्र में बड़ा था। भला मैं कैसे मान सकती थी कि वो मेरा शोहर नहीं? नहीं, नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा तो दिल बंद होने वाला था उस शख्स को अपने शोहर के रूप में देखकर। मैंने जल्दी से टेबल की तरफ हाथ बढ़ाया और वहां से गुलदान उठाकर जोर से उसके सर पर दे मारा। वो एकदम से बदका और अपना सर पकड़ लिया। उसके सर से खून का फुवारा फूटा था। बदजात औरत, तुझे देख लूंगा मैं। अब तू सड़ती रहेगी इसी कमरे में। वो अपना सर पकड़ते हुए कमरे से चला गया और दरवाजे को बाहर से ताला लगा दिया। मैं जमीन पर बैठकर फूट फूट के रोने लगी कि ये सब क्या हो गया था मेरे साथ। मैं इतनी सी उम्र में इस शख्स के जाल में फंस चुकी थी, और मेरे वालिदैन खुश थे कि उनकी बेटी महलों में राज करेगी। मैं घुटनों में सर दिए रोने लगी। आज से चंद माह पहले मेरे हालात बहुत खराब थे। हम बहुत जरूरतमंद थे। अब्बा को कोई मजदूरी मिल जाती तो हम खाना खा लेते, वरना भूखे ही सोना पड़ता। लेकिन फिर एक दिन एक नेक दिल इंसान अचानक ही हमारे घर आया। उसकी कार हमारे घर के सामने खराब हो गई थी, और उसे पानी चाहिए था। उसने अम्मा से कहा, बहन पानी है तो दे दे, मेरी गाड़ी गर्म हो गई है। अम्मा जो एक अजनबी को दरवाजे पर देखकर हैरान थी, अब जल्दी से अंदर आ गई और मुझे कहा कि सानी, इस बंदे को पानी तो दे आओ। मैं पानी भरने लगी, जबकि मेरा छोटा भाई मुसलसल रोए जा रहा था। मैंने जल्दी पानी की बोतल उस अजनबी को थमाई तो वो पूछने लगा कि यह बच्चा क्यों रो रहा है। मैंने अजीब नजरों से उसे देखा। वो इसलिए रो रहा है कि उसे भूख लगी है, और 2 दिन से उसने खाना नहीं खाया। मैंने सादगी से बता दिया, तो वो हैरान हो गया कि क्यों नहीं खाया। वो हैरत से पूछने लगा, चाचा, हम गरीबों को तो 2-3 दिन के बाद ही खाना नसीब होता है, अमीरों की तरह तो नहीं कि दिन में 4-4 बार खाते हैं। ये कहकर मैंने अपना पर्दा गिरा दिया। एक ही तो पर्दा था हमारा। मेरे अंदर आने पर अम्मा मुझे डांटने लगी, पागल लड़की, क्या अजनबी लोगों को गुर्बत के दुखड़े सुना रही थी। और ये जो अजनबी लोग हमारे घर की हालत देखकर अनजान बन के पूछते हैं कि बच्चे ने खाना क्यों नहीं खाया। मैंने उस आदमी को नकल उतारी
अम्मा ने अपनी चप्पल मेरी तरफ फेंकी। शायद मैंने बड़े आराम से कैच कर ली, लेकिन शाम को मेरी हैरत की इंतहा न रही जब वही अजनबी इंसान हमारे घर ढेर सारा खाने पीने का सामान और राशन भरवा के लाया। उसने अपने मुलाजिम से सारा सामान अंदर रखवा दिया और कहा कि वो कल फिर आएगा। हम सब मुंह खोले ये तमाशा देख रहे थे। वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया। उसके जाते ही हम सब खाने के सामान पर टूट पड़े, जहाँ फल, समोसे, पकोड़े, बर्गर, सब्जी, दालें, घी, चीनी और चाय की पत्ती वगैरह थी। कुछ ऐसी चीजें भी थी जो आज तक हमने खाई भी नहीं थी। हम सब बड़े खुश थे। अब्बा घर आए तो परेशान थे। आज उनकी दिहाड़ी न लगी, मगर हमें खुशी से खाता पीता देखकर हैरान रह गए। मैंने उनको सब बताया तो वो अल्लाह का शुक्र बजा लाए, वरना आज भी उनके बच्चों को भूखा ही सोना पड़ता। फिर कुछ दिन बाद उस इंसान ने अब्बा को एक खोखा लगवा दिया। उसमें ढेर सारा सामान भी डलवाया। लेकिन शरफो भाई, आज से ही आपकी रोजी रोटी का जरिया बनेगा, और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे इस नंबर पर फ़ोन कर देना। अब्बा हैरत में थे कि एक अनजान आदमी कैसे किसी गरीब की मदद कर सकता है। यहाँ तो अपने भी नहीं पूछते, लेकिन ये सोचकर खामोश हो गए कि अच्छाई अभी बाकी है इस दुनिया में। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, अब्बा की दुकान चलती जाती थी। अब तो सारे आसपास के लोग उसी दुकान से ही चीज़ें लेते। हमारी अच्छी आमदनी होती थी। अब मैं भी सुकून से पढ़ लेती, वरना भूखे पेट तो कुछ पढ़ा ही नहीं जाता था। लेकिन चंद माह के बाद वही आदमी जिसका नाम नईमुद्दीन था, अब्बा के पास आया और बोला, मेरे मालिक ने तुम्हारी बेटी सानिया का रिश्ता मांगा है अपने बेटे के लिए। उसकी बात सुन के अब्बा तो हैरत में पड़ गए। भला जो बंदा हमारा मोहसिन था और उनका मालिक था, वो भी हम जैसे गरीबों के घर रिश्ता करना चाहता था। ये बात अब्बा को कुछ हजम ना हुई, लेकिन उसका कहना था कि एक दिन हमारे घर सामान देने आया था, तो उस दिन उस मालिक का बेटा भी उसके साथ था, जिसका नाम नवीद अहमद है। और नवीद अहमद ने सानिया को देख लिया है। तब से ही वो उनको बहुत पसंद आई है, और मालिक को भी कोई एतराज नहीं। भला जब बेटा राजी है तो वो क्यों मना करेंगे, जबकि धन दौलत का भी कोई लालच नहीं। नईमुद्दीन अब्बा को हर तरह से राजी करने में लगा हुआ था। अब्बा तो पहले ही उनके एहसानात के बोझ तले दबे हुए थे। अम्मा भी परेशान थी, मगर नईमुद्दीन हर तरह से उन दोनों को अपने शीशे में उतार चुका था। मैं तो आगे पढ़ना चाहती थी, मगर मेरी किसी ने नहीं सुनी। झटपट सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई थी। नवीद अहमद के वालिद ने अब्बा को काफी कुछ दिया था, और अब वो अपना कारोबार भी शुरू कर सकते थे। मैं तो अभी सिर्फ 16 साल की थी, और मेरा शनाख्ती कार्ड भी बनवा लिया गया था, बर्थ सर्टिफिकेट देकर। और यही नहीं, बल्कि रोज ही मुझे नईमुद्दीन कोई ना कोई कागजाई कार्रवाई के लिए ले जाता। उसने मेरा पासपोर्ट भी बनवा लिया था। जब मैंने पूछा तो नईमुद्दीन ने कहा कि बेटी, ये बड़े लोग हैं, कभी कभी उनका दिल करता है मुल्क से बाहर घूमने जाते हैं। तभी मुझे कहा कि पासपोर्ट बनवा लूँ आपका, ताकि बाद में साहब को परेशानी ना हो। और इसी तरह मुझे निकाह करके इस वीरान इलाके में ले आया। ये सारे झूठ इसलिए बोले गए ताकि इस बदशक्ल अधेड़ उम्र आदमी से मेरी शादी हो सके। इतना बड़ा धोखा! यहाँ कोई कानून भी नहीं था। मैं क्या करूं? कैसे मैं यहाँ इसके साथ रहूंगी? मैंने अंदर से भी कुंडी लगा ली ताकि कोई भी अंदर ना आ सके। मैं अब तक उसी लिबास में थी। मैंने देखा कि कोने में एक सूटकेस रखा था। मैंने जल्दी से उसे खोला तो उसमें बहुत सारे कपड़े थे। शायद ये मेरे ही थे, लेकिन वहाँ सारे मॉडर्न मलबूसात थे। जीन्स टॉप ले दे के मुझे एक मैक्सी नजर आई। मैंने झट से उसे अलग किया और एक स्कार्फ और जीन्स भी अलग की। लिबास तब्दील करके मुझे कुछ सुकून मिला था। ये सारे लिबास मेरे ही नाप के थे। इसका मतलब कि वो लोग मुझे कहीं और ले जाने वाले थे। या खुदा, अब मैं कैसे उनके चुंगल से निजात हासिल करूं? मैं सोचने लगी, मैं कोई कमज़ोर और रोने धोने वाली लड़की थोड़ी थी। मैं बहुत ही तेज थी। अम्मा मुझे हमेशा कहती थी कि सानी, ऐसा लगता है कि तू मजदूर की बेटी नहीं, बल्कि किसी बादशाह की बेटी है। मैंने अपनी जहानत के बीच में कभी भी गुर्बत को नहीं आने दिया, और आज भी मुझे खुद ही कुछ करना था। मैंने इस कमरे को अच्छे से देख लिया। वहाँ तो ऐसी कोई भी चीज़ मुझे नजर ना आई जिससे मैं ताला खोलने में कामयाब होती। न जाने रात के कौन से पहर मेरी आंख लग गई। मेरी आंख किसी के शोर से खुली। कोई दरवाजा जोर जोर से पीट रहा था, दरवाजा खोलो, जल्दी करो, दरवाजा खोलो। मैं हड़बड़ा के उठी और जल्दी से वही लोहे का गुलदान अपने हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि 2-3 धक्के देता तो कुंडी वैसे भी टूट जाती। अब मैं घबराई हुई कोने में खड़ी थी। कुछ ही देर में कुंडी टूट चुकी थी और वो आदमी अंदर आ गया। उसके सर पे पट्टी बंधी हुई थी। मुझे देख के वो खबासत से मुस्कुराया। वाह मेरी रानी, इन कपड़ों में तो गजब ढा रही हो। वो अपनी मूंछों को ताव देने लगा। मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना, बड़ा बुरा हश्र करूंगी मैं तुम्हारा। मैं उसकी बातों को नजरअंदाज करके बोली, और वो आराम से एक सोफे पे बैठ गया। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। निकाह के वक्त हमने तुम्हारे बाप से कुछ पेपर पे साइन लिए थे, जिनमें साफ लिखा था तुमसे निकाह महज एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जब मेरा दिल चाहेगा मैं तुम्हें इस बंधन से आज़ाद कर दूंगा।
मैं अपने मुल्क सूडान वापस चला जाऊंगा। हम यहाँ अक्सर अपने कारोबार के सिलसिले में आते हैं और जितना वक्त यहाँ रहते हैं किसी हसीन दोशीज़ा से निकाह करके उसे अपने साथ रखते हैं। वो सिगरेट फूंकते हुए बोला और मेरे जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। मैं उस पर अपनी घबराहट जाहिर नहीं करना चाहती थी। वो अब भी बोलता जा रहा था। नईमुद्दीन हमारा ही एजेंट है। वो गरीब और कम उम्र लड़कियां तलाश करता है और उनके वालिदैन को शीशे में उतारता है और इस तरह हमारा निकाह हो जाता है। लेकिन तुम्हारा मामला अलग है सानिया। तुम बहुत बहादुर लड़की हो और हसीन भी बहुत हो। हमारा तुम पे दिल आ गया है। अब तुम मेरे साथ सूडान चलोगी, जहाँ मैं तुम्हें हर आसाइश दूंगा और रानी बना के रखूंगा। वो बकवास किए जा रहा था। मैं लानत भेजती हूँ तुम्हारी आसाइशों पर। मैं जोर से चिल्लाई। बहुत खूब, यही अदा तो मुझे तुम्हारी पसंद आई है। चलो तुम आराम करो। अब तुम पाकिस्तान को जल्द गुड बाय कहने वाली हो। और वो ये कहता हुआ कमरे से चला गया। दरवाजे को बंद कर दिया। मैं अपनी बेबसी पर आंसू भी न बहा सकती थी। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, मगर मैं हैरान थी कि उसने मुझे इतनी आसानी से छोड़ कैसे दिया। वो भारी भरकम मर्द था, आसानी से मुझ पे काबू पा सकता था। जरूर इसके पीछे कोई चाल होगी। ये लोग कुछ और ही सोच के बैठे हैं। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाज़ा खुला और एक लड़का मेरे लिए नाश्ता लाया। उसे देख के मैं चौंक गई। तुम वही हो ना जो मेरे साथ। उससे आगे मैं कुछ भी ना बोल पाई। उस लड़के ने नाश्ते के साथ एक चिट्ठी मेरी तरफ बढ़ाई। वो सख्त घबराया हुआ था। मैंने जल्दी से वो चिट्ठी छुपा दी। उसके जाते ही मैंने वो चिट्ठी पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था कि ये लोग मुझे दुबई ले जाकर बेचने का प्लान बना रहे हैं और उसने लिखा था कि जैसे भी करके यहाँ से भागने की कोशिश करूँ, वरना ये लोग अपने मकसद में कामयाब हो गए तो फिर दुबई में जो कुछ मेरे साथ होने वाला था वो इंतहाई खौफनाक था। फ़कत तुम्हारा हमदर्द। एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती थी। मैं बेबसी से इस चिट्ठी को बार बार पढ़ रही थी। मैंने उसके पुर्जे पुर्जे करके डस्टबिन में डाल दिए ताकि किसी को शक ना हो। अल्लाह जाने ये लड़का मेरी मदद क्यों करना चाहता था, या ये भी एक चाल का हिस्सा था। नईमुद्दीन की हकीकत खुलने के बाद अब मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं रहा था। मैंने नाश्ता करना शुरू किया क्योंकि खाली पेट में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। रात को वही लड़का खाना लाया था और उसने एक चाबी मेरे हाथ में दे दी थी। सानिया, जितनी जल्दी की हो सके निकलने की कोशिश करो। ये कहता हुआ जल्दी से बाहर निकल गया। मुझे अब चाबी मिल चुकी थी। मैं यहाँ से निकल सकती थी, मगर बाहर भी तो पहरा होगा। ये सोच के मेरा सिर दुखने लगा। मैंने रात को देर से निकलने का मंसूबा बना लिया। शायद बाहर वो लड़का मेरी मदद को आ जाए। मैं अभी इंतज़ार में थी कि सब लोग सो जाएं। रात के 3 बजे मैंने वो चाबी उठाई और लॉक में घुमाई। ये अंदर और बाहर दोनों तरफ से खुलने वाला लॉक था। चाबी घुमाते ही लॉक खुल चुका था। मैंने हल्का सा सर निकाल के देखा। मुझे वहाँ कोई न नजर आया। मैं दबे कदमों निकली और राहदारी से गुजरते वक्त मैंने अपने शोहर की आवाज़ सुनी, जो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। वो ड्राइंग रूम में था और मेरी उसकी तरफ पीठ थी। जी शेख साहब, बेफिक्र रहें, अब देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। बहुत ही कम उम्र और तेज तरार लड़की है, सिर्फ आपके लिए ही। मैंने तो उसे छुआ तक नहीं, मगर इस बार मैं मुंह मांगी कीमत लूंगा। उसकी बातों ने मेरा दिल दहला दिया था। इससे पहले कि वो चौकन्ना होता, मैं बाहर की तरफ भागी। डोर खुला हुआ था। मैं जल्दी से भागती हुई गेट की तरफ जाने लगी। ओए रुको, कहाँ जा रही हो? अचानक पीछे से आवाज आई। मैंने और जोर से भागना शुरू कर दिया। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जितनी जल्दी हो सकता था मैं यहाँ से दूर जाना चाहती थी, लेकिन अचानक मेरे सर में किसी ने जोरदार वार किया और मुझे कुछ होश न रहा। दर्द से मेरा सिर फटा जा रहा था। मैं गिर चुकी थी और सर में टीसें उठ रही थी। जिसने भी मुझ पर वार किया था वह घबरा के चिल्ला रहा था कि साहब जी, ये लड़की मर चुकी है। वहाँ अजीब सी भगदड़ मच चुकी थी। मैं होश में थी, लेकिन मैं जानबूझ के बेहोशी का नाटक कर रही थी। अब नवीन अहमद की आवाज़ भी आने लगी थी। ये तुम लोगों ने क्या कर दिया? मेरा लाखों का नुकसान करवा दिया। वो इन सब पे चिल्ला रहा था, लेकिन सरकार ये भाग रही थी, इसलिए मैंने हल्का सा इसके सर पर वार किया। वो चौकीदार सख्त घबराया हुआ था। अब जल्दी से जान छुड़वाओ इस लाश से, वरना ये भी गले पड़ जाएगी। नवीन अहमद बकता झकता अंदर की तरफ जाने लगा। वो किसी को कॉल मिला रहा था। मेरे अंदर उम्मीद की एक किरण जागी कि ये लोग मुझे कहीं फेंक देंगे और मैं निकल जाऊंगी, मगर ये मेरी भूल थी। वो चौकीदार किसी को बुला रहा था। शब्बीर, शब्बीर, जल्दी से कब्र खोदो, लाश को ठिकाने लगाना है। उसकी बात सुन के मेरी तो जान ही निकल गई। यानी मुझे वो जिंदा दफनाने वाले थे, लेकिन मैं अभी नाटक करती रही। अगर उन लोगों को इल्म हो जाता कि मैं जिंदा हूँ तो वो मुझे किसी शेख के हाथों सौंप देते, और मुझे ये गवारा न था। कुछ ही देर में मुझे एक गड्ढे में डाल दिया गया और मेरे ऊपर मिट्टी डालने लगी। मेरा दम घुट रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ।
پل پل میں میری دنیا ختم ہونے والی تھی اور موت میرے سامنے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ میں ہوش و خرچ سے بیگانی ہو چکی تھی۔ ثانی، ثانی آنکھیں کھول میری بچی۔ کوئی مجھے زور زور سے جھنجھوڑ رہا تھا، مگر مگر یہ آواز تو میری اماں کی تھی۔ لیکن میں تو مر چکی تھی۔ مجھے سب یاد آنے لگا، مجھے دفنایا گیا تھا۔ اب اماں کی آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ میں نے پوری کوشش کی، اچانک سے میری آنکھیں کھل گئی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں قبر میں نہیں تھی، بلکہ ایک ہسپتال کے بستر میں تھی، جہاں اماں ابا، ایک پولیس والا اور کچھ ڈاکٹر کھڑے تھے۔ میں زندہ ہوں؟ میں نے پوچھا تو وہ سب ہنس دیے۔ میں حیرت سے سب کو دیکھنے لگی۔ وہاں وہ لڑکا بھی تھا جس نے میری مدد کی تھی۔ اب میں بالکل ٹھیک تھی اور اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ پولیس نے بتایا تھا کہ وہ کب سے اس گروہ کی تلاش میں تھے جو لڑکیاں اسمگل کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے ایک ایس ایچ او کو ٹرین کر کے بھیجا تھا تاکہ وہ بھی ان کے گروہ میں شامل ہو جائے اور اس بات کا ثبوت جمع کرے۔ وہی لڑکا جس نے میری مدد کی تھی وہ ایس ایچ او شبیر حسین تھا، اور اس کو ہی میں اپنا دلہا سمجھی تھی۔ اسے جیسے ہی علم ہوا کہ مجھے دفنایا جا رہا ہے، اس نے پولیس کو اطلاع کر دی اور وہ سب جلدی میں یہیں پہنچ گئے۔ تقریباً 20 منٹ بعد مجھے اس قبر سے نکال لیا گیا، ورنہ میں اب تک مر چکی ہوتی۔ میں جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ سارا گروہ پکڑا گیا تھا، نعیم الدین سمیت۔ میں خوش تھی کہ اب کوئی غریب لڑکی ان لوگوں کا شکار نہیں بنے گی۔ میرا نکاح ختم ہو چکا تھا، ویسے بھی میں 18 برس کی نہیں ہوئی تھی۔ لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب 1 مہینے کے بعد شبیر حسین اپنے والدین کو لایا میرے رشتے کی بات کرنے کے لیے۔ شبیر نے بتایا کہ وہ مجھے اسی دن سے ہی پسند کرنے لگا تھا جب اس نے مجھے پہلی بار دلہن بنے دیکھا تھا، اور میری ذہانت اور بہادری سے بھی وہ کافی متاثر ہوا تھا۔ ایک پولیس آفیسر کی بیوی کو اتنا ہی بہادر ہونا چاہیے۔ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں شرما کے پلکیں جھکا رہی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت نوجوان میرا شوہر بنے گا۔ میں بہت خوش تھی، اور اب ہمیں انتظار تھا۔ 3 سال بعد میری شادی ہونی تھی اور ہم دونوں نے ایک حسین سفر شروع کرنا تھا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔